नमस्कार दोस्तों। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 पर बात करने का आज मुझे सुअवसर मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आयोजकों का, और मैं धन्यवाद करती हूँ स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जिसके तहत ऐसा सुंदर आयोजन हुआ है। साथियों, मैं धन्यवाद करती हूँ उन नीति निर्माताओं का जिन्होंने लगभग 5 साल के लंबे समय में गहन अध्ययन, मनन, चिंतन करने के बाद इस नीति को साकार रूप दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का, क्योंकि हमारे नीति निर्माताओं को हमारी सरकार का कदम कदम पर सहयोग मिलता रहा। मैं पुनः अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारी सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मानव संसाधन वैसे भी नहीं हुआ करता। यदि मानव संसाधन हो जाएगा तो फिर बाकी दुनिया के संसाधन किसके काम आएंगे? मानव के पास बुद्धि है, मानव के पास मन है। दुनिया के सारे संसाधनों का उपयोग मानव अपनी बुद्धि और अपने मन के अनुरूप करता है, इसलिए वह स्वयं संसाधन नहीं हो सकता। एक बार पुनः सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नीति निर्माण में, या यूं कहें कि डिसीजन मेकिंग में, शिक्षाविदों को साथ में जोड़ा गया हो। दोस्तों, शिक्षा नीति लंबे अंतराल के बाद आई है, लगभग 34 वर्षों के बाद आई है। इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। अब हमारी शिक्षा नीति काफ़ी दुरुस्त होकर आई है। अब इसमें भविष्य की विकास की अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। शिक्षा नीति का जो दस्तावेज हमारे सामने आया है, जिसको हम विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, उस पर जब हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि अब यह शिक्षा नीति हमारी देश की मिट्टी से जुड़कर आई है। अब यह शिक्षा नीति हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान से जुड़कर हमारे पास आई है। ऐसी शिक्षा नीति का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और हम सबको ऐसी शिक्षा नीति का स्वागत करना चाहिए। मैं स्वागत करती हूँ उस राष्ट्र को भी जिसको ऐसी शिक्षा नीति मिली है जो आगे चलकर राष्ट्र के निर्माण में साधक सिद्ध होगी। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि ऐसा भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति में सभी पहलुओं को लेकर देश के नाम संबोधन दिया हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों और अन्य सभी शिक्षाविदों के साथ अपना संबोधन दिया, और संबोधन में यह भी संकेत कर दिया कि अब इस शिक्षा नीति को बना दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको क्रियान्वित करने में आपकी भागीदारी रहने वाली है। उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से संकेत दे दिया कि आप अपने आप को तैयार कर लें और अपने संस्थानों को तैयार कर लें, क्योंकि इस शिक्षा नीति को तो अब लागू होना ही है। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कह दिया कि इसको लागू करने में अगर व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की चूक रह गई है तो उसका सुधार भी हम सबको मिलकर ही करना है। और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही मैं बोलूं तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वो तो अब हमें करना ही है। किसी तरह की राजनीतिक सहायता की ज़रूरत है तो ये भी उन्हीं के शब्द हैं कि मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ, मैं पूरी तरह से आप लोगों का सहयोग दूंगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी का केवल धन्यवाद ही नहीं बनता, मैं आभारी हूँ जो उन्होंने ऐसा कदम शिक्षा नीति के बारे में उठाया है। साथियों, शिक्षा नीति जो होती है देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपनी प्रभावी भूमिका निभाती है। बदलते परिवेश में उसमें परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। भारत की शिक्षा नीति लंबे समय से परिवर्तन
मांग रही थी, जो नहीं हो पा रहा था। अब इसमें स्कूल की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के तमाम अपेक्षित परिवर्तन कर दिए गए हैं, या यूं कहें अब यह शिक्षा नीति नए सिरे से भारत की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से गढ़ी गई है। हमने अपने देश की आवश्यकताओं को पहचानने में देरी जरूर की, हमने अपने पाठ्यक्रम को समय रहते हुए नहीं बदला, लेकिन कोई बात नहीं, अब देर से ही सही, अब ये जो नीति आई है, ये नीति अब जनता की सर माथे पर है, जनता ने इसको स्वीकार कर लिया है, कहीं से भी इसका कोई विरोध नहीं है, कोई भेदभाव का आरोप इस नीति पर नहीं लगा है। देश के कोने कोने में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों में इसकी एक स्वस्थ चर्चा जरूर हो रही है, और ये स्वस्थ चर्चा तो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये स्वस्थ चर्चा जितनी ज्यादा होगी, हमारी शिक्षा नीति को उतना ही लाभ होगा। नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत के समाज का विकास हो, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक सभी प्रकार का विकास यह नीति सुनिश्चित करना चाहती है। शिक्षा की इसी परिभाषा का अनुसरण करके हम प्राचीन काल में भी विश्व गुरु बने थे, लेकिन मैकाले ने आकर हमारी शिक्षा की इस परिभाषा को बदल दिया था। लेकिन साथियों, नई शिक्षा नीति ऐसी आई है कि अब हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने के कगार पर है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण की दृष्टि से हमारी नई शिक्षा नीति में भारत की विरासत, भारत की परंपरा, भारत का प्राचीन ज्ञान विज्ञान, भारत की संस्कृति, समाज, भाषा और सदाचार सभी को समाहित करने की कोशिश की गई है। 1986 से लेकर अब तक हम मैकाले की क्लर्क जनित शिक्षा नीति के सहारे देश को चलाते रहे। यद्यपि 1992 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन वह क्रियान्वित नहीं हो पाया। लेकिन अब जो शिक्षा नीति आई है, यह भारत के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में अवश्य ही मील का पत्थर साबित होगी। अब नई शिक्षा नीति में जो बहुत बड़े स्तर पर जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों की बात मैं करती हूँ। सबसे पहला तो बदलाव इसमें जो हुआ है वो है मातृभाषा में शिक्षा। स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के पहले चरण के जो 5 साल हैं, उन 5 साल में भी जो पहले 3 साल हैं, उन 3 सालों को अब प्री स्कूल के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और वो शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, और उसको प्री स्कूल का नाम न देकर भारतीयता से जोड़ते हुए उसे आंगनवाड़ी का नाम हमने दे दिया गया है। वैसे भी व्यक्तित्व के विकास के लिए मातृभाषा में शिक्षण अति आवश्यक माना गया है, और शिक्षा में मौलिक चिंतन का बड़ा महत्व है। लेकिन मौलिक चिंतन कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है, विदेशी भाषा में नहीं। हमारे बच्चे इसीलिए अभी तक मौलिक चिंतन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा थी, और विदेशी भाषा में मौलिक चिंतन संभव नहीं था, नवाचार संभव नहीं था, रचनात्मकता संभव नहीं थी। लेकिन अब हमारे बच्चे अपनी भाषा में मौलिक चिंतन करेंगे। वैसे भी अंग्रेजी हमारे बच्चों में अपनी भाषा के प्रति, हिंदी के प्रति हीनता का भाव भर रही थी, और जिससे बच्चों का भाषा ज्ञान प्रभावित हो रहा था। इसलिए अब जो परिवर्तन हुआ है, उसके अनुसार अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, लेकिन एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। अब अंग्रेजी हमारी भाषा का माध्यम नहीं, शिक्षा का माध्यम नहीं रहेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो शोध को लेकर है। दुनिया की मैपिंग में हमारा भारत का शोध अच्छा नहीं माना जाता है। कटिंग पेस्टिंग, हम अपनी शोध गंगा को उठा के देखें तो कटिंग पेस्टिंग उसमें ज़्यादा नजर आती है, जबकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे धन की नहीं, ज्ञान की ही शक्ति होती है। उदाहरण स्वरूप यदि मैं बताना चाहूँ
तो अमेरिका की जो टोटल कमाई है उस कमाई का 60% हिस्सा आज भी वहाँ के लोगों के द्वारा किए गए शोध या उनके द्वारा किए गए ज्ञान के प्रसार से ही आता है। लेकिन भारत इस क्षेत्र में पिछड़ा रहा है। यद्यपि भारतीय नौजवानों के पास बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, जो मैपिंग है, जो टेस्टिंग है दुनिया की, उसमें भारत का युवा सबसे बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से सबसे आगे है। फिर भी हम पिछड़े। हम इसलिए पिछड़े कि हमने शोध को कभी तवज्जो नहीं दी, शोध को कभी प्राथमिकता नहीं दी। नई शिक्षा नीति में शोध को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी उद्देश्य से एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाने का प्रावधान है, जो पूरे देश भर में रिसर्च के क्षेत्र में क्या चल रहा है इस बात की निगरानी रखेगा, और जो इस बात की निगरानी भी रखेगा कि कितना शोध कार्य हुआ, किन किन विषयों पर हुआ, किसी विषय की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई, इन सब बातों की देखरेख यह फाउंडेशन करेगा। एक शोध का विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रावधान है। यदि ऐसा हो जाता है तो इससे हमारी शोध की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी शोध जो है वो पारदर्शी होना चाहिए, नैतिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, भारतीयता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की कटिंग पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। वही शोध उत्तम माना जाता है। तीसरा जो बड़ा बदलाव शिक्षा नीति में हुआ है वो ये हुआ है कि इस शिक्षा नीति ने देश की जनता को शिक्षा के समान अवसर दिए हैं, जो अब तक नहीं दिए गए थे। जैसा कि मैंने पहले अभी कहा, स्कूली शिक्षा में जो 3+4 और 5 पहले का जो प्रावधान है, उसमें जो 3 साल जो मैंने आंगनवाड़ी के बताए हैं वो इसीलिए रखे गए हैं कि पहले अभी तक की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या होता था कि सरकारी स्कूल का बच्चा सीधा पहली क्लास से अपनी शिक्षा आरंभ करता है, और प्राइवेट स्कूल का बच्चा 3 साल तक प्री स्कूल में होकर तब पहली कक्षा में आता है। ऐसे में दोनों बच्चों में कैसे समानता संभव हो सकती है? ये समानता कभी संभव हुई भी नहीं, और जो सरकारी स्कूल का बच्चा था वो हमेशा पिछड़ता रहा, और यह उच्च शिक्षा तक इस तरह की व्यवस्था चलती रही। लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब जो प्री स्कूल वाली बात जो है, जिसे हम आंगनवाड़ी कह रहे हैं, सरकारी स्कूल में भी यह व्यवस्था लागू होगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव हमारी शिक्षा में हुआ है, कौशल आधारित शिक्षा। अब जो हमारी शिक्षा होगी वो पूरी तरह से कौशल आधारित होगी। अभी तक तो हमारे बच्चे रटने रटाने के ही दायरे में फंसे रहते हैं। अब रटने रटाने की प्रक्रिया से बाहर आएंगे और उनके कौशल विकास पर बल दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से अब स्कूल में 6ठी कक्षा से ही इंटर्नशिप का प्रावधान रखा गया है, यानी कि बच्चे को 6ठी कक्षा से ही उसकी अभिरुचि के अनुसार विषय के विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा और उसको प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। फिर 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक बच्चे को मिनिमम किसी एक कौशल में, 2 में भी करवा सकते हैं, 3 में भी करा सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम किसी एक कौशल में उसको इतना पारंगत करा दिया जाएगा, जब बच्चा 12वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़कर बाहर निकलेगा और वो किसी कारण से उच्च शिक्षा में नहीं जा पाता है या उच्च शिक्षा में जाना नहीं चाहता है, तो वो घर में बैठकर बेरोजगारी ना बढ़ाए या व्हाइट कॉलर जॉब को ढूंढने के चक्कर में इधर उधर ना भटके, वो तुरंत स्कूल से निकलते ही अपना कोई ना कोई रोजगार खोलेगा। इससे हमारी उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस कौशल आधारित शिक्षा की कड़ी में जो एक और काम बहुत ही महत्वपूर्ण किया गया है वो ये है कि अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो फेल होकर या किसी अन्य कारणों से, गरीबी के कारण या कोई भी कारण हो, पढ़ाई छोड़कर घर में बैठे हुए हैं। उन सारे के सारे बच्चों को, 2 करोड़ बच्चों को ढूंढा जा रहा है, उनको दोबारा से स्कूलों से जोड़ा जाएगा, और स्कूलों से जोड़ने के बाद उनकी रुचि पूछी जाएगी, और उनकी रुचि पूछने के बाद उनको उनकी रुचि के अनुसार ही कौशल, कोई ना कोई हुनर उनको सिखाया जाएगा, ताकि वो भी अपना कोई ना कोई स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें।
स्कूली शिक्षा के जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव हैं, उन बदलावों में ये भी है कि माना जाता है कि बच्चे कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है पढ़ाई में, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का आहार कैसा मिल रहा है, संतुलित है या नहीं है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अब बच्चों को भोजन से पहले, भोजन तो अभी भी मिलता है, भोजन से पहले पौष्टिक नाश्ते की भी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में कर दी गई है। एक जो महत्वपूर्ण बिंदु जो बदला गया है स्कूल की शिक्षा में, वो ये है कि अभी तक की हमारी शिक्षा डिसिप्लिन से बंधी हुई थी, जबकि छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को डिसिप्लिन से बांध कर रखना अच्छा नहीं माना जाता है। अभी तक ये था कि 3 डिसिप्लिन चलते थे। पहला डिसिप्लिन साइंस, दूसरा डिसिप्लिन कॉमर्स और तीसरा आर्ट्स। और इन तीनों डिसिप्लिनों में जो कॉम्बिनेशन विषयों के रख दिए जाते थे, जिनकी फ्रेमिंग कर दी गई है, वो ही बच्चे को पढ़ने पड़ते थे। उसमें बच्चे की रुचि हो या ना हो, मजबूरन उसको वो ही पढ़ने पड़ते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि बच्चे का जो आउटकम है वो अच्छा नहीं आता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब जो है शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को डिसिप्लिन से एकदम मुक्त कर दिया गया है। अब बच्चा जितने भी विषय चुनेगा वो सारे के सारे उसकी अभिरुचि के ही विषय होंगे। वो मेजर माइनर सब्जेक्ट के रूप में कोई भी विषय ले सकता है। इतना ही नहीं, अगर वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहता है और फिर दोबारा पुनः प्रवेश चाहता है, तो शिक्षा के किसी भी स्तर पर उसको ऐसा करने की भी छूट होगी। और जो शिक्षा होगी वो पूरी तरह से इंटर डिसिप्लिनरी होगी, लेकिन किसी डिसिप्लिन से बंधी हुई नहीं होगी, यानी कि विषयों के चयन में पूरा लचीलापन होगा। स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अभी तक दुनिया की मैपिंग में ये निकल के आया कि उस समय की बात मैं नहीं कर रही थी जब भारत विश्व गुरु था, उसके बाद मैकाले के आने के बाद जो मैपिंग स्वतंत्र भारत में बच्चों की मैपिंग हुई, उसमें ये निकल के आया कि भारत के बच्चों का संख्यात्मक ज्ञान और भाषा ज्ञान वो कमजोर है। और इसी कारण जब हमारा बच्चा विदेश पढ़ने जाता है तो वहां उसको 1 साल का प्री स्कूल ऐसे करके कोर्स करना पड़ता है, तब उसको वो अपने कोर्स के समकक्ष मानते हैं और तब उसको जो जो कोर्स वो करने के लिए गया है उस कोर्स में उसको एंट्री देते हैं। लेकिन ये इसीलिए है, भाषा ज्ञान कमजोर है। मान सकते हैं कि अंग्रेजी ने खिचड़ी ऐसी पकाई कि ना बच्चा ढंग से हिंदी सीख पाता है और ना ही बच्चा ढंग से अंग्रेजी सीख पाता है। लेकिन संख्यात्मक ज्ञान भी कमजोर है। इसको सुधारने के लिए अब स्कूलों में व्यवस्था कर दी गई है कि अब बच्चों को, जो पुरानी हमारी शिक्षा की पद्धति थी ना जिसमें पहाड़े पढ़ाए जाते थे, अब बच्चे को पहाड़ा पढ़ाने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाएगा। संख्यात्मक ज्ञान उसको सिखाया जाएगा, भाषा ज्ञान उसको सिखाने के लिए व्याकरण पर जोर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा में एक बड़ी समस्या आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये होता है, एक बड़ी समस्या आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये होता है कि जो बुनियादी संसाधन हैं उनकी कमी स्कूलों के पास अब तक रही है। और जो उच्च शिक्षा है उसमें तो फिर भी संसाधन सुधर गए हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेडिंग होती है, नेक का असेसमेंट होता है। लेकिन स्कूल वाली शिक्षा में जो है अभी भी जो है वो बुनियादी ढांचा, संसाधनों का अभाव झेलता रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए अब एक बात की गई है और वो ये की गई है कि एक निश्चित दायरे के अंदर स्कूलों के कुछ क्लस्टर बनाए गए हैं। क्लस्टर मतलब मान लीजिए 10 या 15 या 20 किलोमीटर के दायरे में 5 या 7 या 10 स्कूल आते हैं, तो उनका एक क्लस्टर बना दिया गया। उनमें जो किसी एक स्कूल को संसाधनों से पूरी तरह से लैस कर दिया गया। अब जो उस क्लस्टर में आने वाले बाकी जो स्कूल हैं वो वहां से संसाधनों को लेकर अपना काम चलाएंगे। इस तरह से संसाधनों का आदान प्रदान जो है वो हर जगह होता रहेगा। स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। पाठ्यक्रम को कम इसलिए किया गया है ताकि छात्र में
तार्किक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। बच्चे को तर्क वितर्क करेगा तो बच्चे में प्रश्न पूछने की आदत आएगी, और प्रश्न पूछने की आदत आएगी तो बच्चा जिज्ञासु बनेगा। और हमारी शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो जिज्ञासा ही है। फिर बच्चे को अगर पाठ्यक्रम से फुर्सत मिलेगी तो प्रकृति के संरक्षण में भी बच्चा जाएगा। प्रकृति भी बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए हमें स्कूलों में बच्चे को प्रकृति के संरक्षण में भेजने की भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि प्रकृति ने न्यूटन को भी बहुत कुछ सिखाया। अगर प्रकृति शिक्षा न देती तो जो न्यूटन का जो सिद्धांत है वो कभी प्रतिपादित नहीं हो पाता, क्योंकि न्यूटन ने अपने बहुत सारी जिज्ञासाओं को प्रकृति को निहारते निहारते ही पूर्ण किया था। और वो जिज्ञासाएं संभवतः तभी पैदा हुई होंगी जब उन्होंने अपने गुरुओं के साथ परिचर्चा की होगी। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को प्रकृति के संरक्षण में भी रखना होगा, ताकि सीखने सिखाने का जो माहौल है वो उनमें पैदा हो सके। एक और जो बड़ा बदलाव है, हम अभी तक बच्चे को शिक्षा देते चले जाते हैं, लेकिन उसने क्या सीखा? इनपुट दे दिया, आउटकम क्या है किसी ने नहीं देखा। लेकिन आउटकम को जानना भी बहुत जरूरी है। अब इस आउटकम की भी मैपिंग होगी, और इसके लिए एनसीईआरटी एक फ्रेमिंग कर रही है जिसमें बच्चे के आउटकम की जो है वो पूरी तरह से मैपिंग होगी। अगला जो इस शिक्षा में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि अब यह शिक्षा जो है वो पूरी तरह से एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की निगरानी में रहेगी। अगर स्कूली शिक्षा में किसी तरह का कोई बदलाव होता है या अव्यवस्था खराब होती है तो यह सेंटर पूरी देखभाल करेगा। एक और बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, अभी हमारे बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में केवल अंकों का ब्यौरा रहता है, लेकिन अब बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में मात्र अंकों का ब्यौरा न होगा, उसके समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाएगा, और उसके समग्र व्यक्तित्व के मूल्यांकन को करके सब कुछ रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया जाएगा। अभी क्या होता था कि अंकों की होड़ बच्चों में लगी रहती थी, और उस होड़ में जिसके एक दूसरे से कम आ गए या जितना उसने अपेक्षा रखी उससे कम आ गए तो बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति आप देख ही रहे हैं कि हर बार जब बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो हमारे कुछ बच्चे ऐसा कदम जरूर उठाते हैं। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है, अंकों की होड़ को दायरे से शिक्षा को बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे में मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हमारे बच्चे इस तरह का जो है नकारात्मक कदम नहीं उठा पाएंगे। मदरसों की बात करें तो अभी तक मदरसों में उस तरह के विषय नहीं पढ़ाए जाते थे जो अन्य स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है कि अब मदरसों में भी सभी तरह के वही विषय पढ़ाए जाएंगे जो अन्य स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि मदरसों को बंद किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मदरसों को बिल्कुल भी बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि मदरसों को तो उल्टा अपग्रेड किया जा रहा है। केवल उर्दू पढ़ने से क्या मिलेगा? अब सारे वोकेशनल विषय जो अन्य स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं वो मदरसों में भी पढ़ाए जाएंगे। सेक्शन की बात करें, अब नई शिक्षा नीति में अभी तो ये होता है कि एक क्लास में भेड़ चाल से भर लिए 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, उसका आउटकम अच्छा नहीं आता है। पीछे की रो में जो बैठे बच्चे हैं वो सोचते हैं मैडम का हम तक ध्यान नहीं है, और वो अपने खेल में लगे रहते हैं। अब एक शिक्षक पर एक सेक्शन में 30 बच्चे होंगे, और यदि सेक्शन डिसएडवांटेज वाले बच्चों का है तो केवल 20 ही बच्चों के सेक्शन रखे जाएंगे। एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि जो बीएड है, बीएड की डिग्री, बीएड की बड़ी दुकानें खुली हुई थी, हजारों बीएड की दुकानें खुली हुई थी जो पैसा ले दे के बीएड की डिग्री दे देती थी और अयोग्य शिक्षक तैयार कर देती थी। अब वो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और अब बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री जो है वो सामने आएगी। ये तो मैंने की स्कूली शिक्षा की बात। अब साथियों जो
एक बड़ा बदलाव जो हमारी शिक्षा नीति में हुआ है, देश की जनता को शिक्षा के समान अवसर देने के बाद, कौशल आधारित शिक्षा देने के बाद अगला जो कदम नीति ने बढ़ाया है, शिक्षा के भारतीयकरण का है। अब हमारी शिक्षा पूरी तरह से भारतीयकरण से रंगी हुई होगी। भारतीय दर्शन की बात उसमें की गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने भारतीय दर्शन वैसे तो हमें हजारों साल पहले दे दिया था, लेकिन हमें वो भारतीय दर्शन कभी पढ़ाया नहीं गया। हमारे आधुनिक जगत के मनीषी शिक्षा के बारे में क्या सोच रखते हैं, उनको पाठ्यक्रम में रख के कभी पढ़ाया नहीं गया। हमें विदेशी विचारक ही पढ़ाए जाते रहे। हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित दीनदयाल, श्री अरविंदो, टैगोर या स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये कभी हमारे बच्चों को या हमें किसी पाठ्यक्रम में नहीं बताई गई, किसी पाठ्यक्रम में हमें नहीं नजर आई। इवन मैन मेकिंग का, एजुकेशन का नारा देने वाले स्वामी विवेकानंद भी हमें कहीं नजर नहीं आए। हमें पढ़ाए गए सिर्फ विदेशी विचारक। हमें नजर आई सिर्फ रोमिला थापर, जो अपनी पुस्तकों में लिख देती हैं कि सीता तो रावण की छींक से पैदा हुई और हनुमान तो व्यभिचारी थे, और लंका में जाकर वो तो लंका वासियों के शयन कक्ष में झांका करते थे। रोमिला थापर ने 300 रामायणा नाम की अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिस्ट्री विभाग में इसको सालों साल पढ़ाया भी जाता रहा, जिसको हटवाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। जबकि हमारी शिक्षा के बारे में हमारे मनीषियों की तो सोच ये रही है, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे चरित्र का निर्माण करे, हमारी शिक्षा ऐसी हो जो हमें जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, शिक्षा हमारी ऐसी हो जो हमारे शरीर का गठन करे, हमारी मन और बुद्धि का विकास करे, और जो हमें स्वावलंबी बनाए। लेकिन इन बातों को कहीं पाठ्यक्रम में रख के हमें या हमारे बच्चों को या उससे भी पहली पीढ़ी को कभी नहीं समझाया गया। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में शिक्षा की इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए भारतीय वाङ्मय, भारतीय इतिहास, भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में रखा गया है। एक जो नया परिवर्तन हुआ है वो ये है कि अब जो है उच्च शिक्षा में जो अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्स है वो 3 साल के बजाय 4 साल का होगा। उस 4 साल के कोर्स में अभी तक 3 साल के कोर्स में ये था, अगर बच्चे का किसी कारण से बीच में पढ़ाई छूट जाती है, उसका पैसा भी बेकार जाता है, उसकी पढ़ाई भी बेकार जाती है। अब ना उसका पैसा बेकार जाएगा, ना उसकी पढ़ाई बेकार जाएगी। अब क्या होगा कि जो 4 साल का कोर्स होगा, उस 4 साल के कोर्स में अगर पहले साल में बच्चे की पढ़ाई किसी भी कारणवश छूट जाती है तो बच्चे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और साथ में उसका जो क्रेडिट है कोर्स का वो उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। यदि बच्चा 2 साल पर अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो दूसरे साल में उसे डिप्लोमा मिल जाएगा और उसका क्रेडिट फिर भी जमा होता रहेगा। यदि उसको तीसरे साल में डिग्री लेनी है तो उसको डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री उसको मिल जाएगी, और उसका क्रेडिट जो है वो उसके कोर्स में जमा होता रहेगा। यदि कुछ सालों बाद उसका मन बनता है कि अब मैं अपने चौथे साल को भी पूरा कर लूँ, ग्रेजुएशन का चौथा साल भी पूरा कर लूँ, तो उसकी सुविधा भी उसको मिलेगी, और उसका जो क्रेडिट उसके अकाउंट में, उसके बैंक में जमा है, उस क्रेडिट का भी उसको उस चौथे साल में लाभ होगा। लेकिन चौथे साल में वही बच्चे जाएंगे जिनको आगे चलकर पीएचडी करनी है। 4 साल की डिग्री वही करेंगे जिनको आगे पीएचडी करनी है, और किसी कारणवश 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर जो घर में बैठ गए या बीच में कुछ और करने लगे, और बाद में उनका भी मन कर गया कि हम भी एमए कर लें, तो उनको 2 साल की एमए करनी पड़ेगी। जिस क्रेडिट की मैं बात कर रही हूँ, ये क्रेडिट एक प्रोग्राम से, बच्चे ने एक प्रोग्राम लिया कोर्स का
एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में और एक संस्थान से दूसरे संस्थान में इसको स्थानांतरित करने की सुविधा भी बच्चे को मिलेगी। इतना ही नहीं, मजबूरी में कुछ बच्चों को शहर छोड़ना पड़ जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मजबूरी वर्ष उसको बीएचयू में जाना पड़ रहा है, अपने गांव जाना पड़ रहा है, तो ऐसे बच्चे के लिए जो उसका क्रेडिट जमा है वो क्रेडिट जो है यहाँ से वहाँ बीएचयू में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसी सुविधा भी बच्चे को इस 4 साल वाले कोर्स में मिलने वाली है। इस 4 साल वाले कोर्स में एक और सुविधा जो बच्चे को मिलेगी वो ये है कि कोर्स में विषयों के चयन में लचीलापन तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी अब वो अपनी पसंद के विषय चुन सकेगा। अभी तक तो क्या है, बच्चा फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है तो उसके कॉम्बिनेशन में उसको जो माइनर सब्जेक्ट के रूप में उसको मैथ्स पढ़ना होगा या उसको कंप्यूटर साइंस पढ़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको केमिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब फिजिक्स का बच्चा भी यदि उसकी अभिरुचि है तो वो मानविकी के विषय भी पढ़ सकता है, वो संगीत भी पढ़ सकता है, वो कला भी पढ़ सकता है, कुछ भी वो जो जिसमें उसका मन लगे, जिसमें वो उसको लगे कि वो अच्छा आउटकम दे सकता है, वो अपनी पसंद से कोई भी विषय चुन सकता है। इसी तरह से ये तो मैंने उदाहरण के लिए साइंस के बच्चे की बात की, कॉमर्स का बच्चा भी यदि अपनी अभिरुचि से माइनर सब्जेक्ट के रूप में हिंदी या म्यूजिक या कला, ड्राइंग कुछ भी पढ़ना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसको भी इसकी छूट मिलेगी। और इवन हिंदी ऑनर्स का बच्चा भी माइनर सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स पढ़ना चाहता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसको इसकी छूट मिलेगी। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा है वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरी तरह से इंटर डिसिप्लिनरी होगी। छात्र को अपनी रुचि से विषय चुनने का अधिकार होगा, कोर्सों के चयन में लचीलापन होगा और विषयों की भरमार होगी। विषय अधिक होंगे तभी तो वो चयन कर पाएगा, विषयों की उसको भरमार मिलेगी। तो ऐसा जो है हमारा 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट का जो है कोर्स है वो बनाया गया है। इस कोर्स को बनाने में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि यह वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप रहे, क्योंकि होता क्या था कि अभी हमारे बच्चों के मन में इस तरह की बात रहती थी कि पता नहीं शिक्षा के क्षेत्र में हम दुनिया के साथ कदम मिला के कब चलेंगे और पता नहीं हम चल भी पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो अब बच्चों की वो शंका समाप्त हो चुकी है। अब शिक्षा के क्षेत्र में हमारा छात्र भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। इस तरह का इस 4 साल वाले कोर्स को बनाया गया है। इस कोर्स में एक और जो सुविधा दी गई है वो ये है कि यहाँ पर भी इंटर्नशिप होगी। सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सभी विषयों में, सभी सामान्य विषयों में, ऐसा नहीं है केवल बीएससी में करा दिया जैसे अभी तक केवल एमबीबीएस में होता है। कोई भी विषय है सभी में इंटर्नशिप होगी और यह इंटर्नशिप 3 महीने से 6 महीने तक का इसका समय रहेगा। स्कूली शिक्षा में 10 दिन का समय है। स्कूल में 6वीं कक्षा में जो इंटर्नशिप होगी वहाँ बच्चा 10 दिन तक बिना बस्ते के स्कूल जाएगा और वो अपनी स्किल का प्रशिक्षण लेगा। लेकिन यहाँ इसका समय 3 महीने से 6 महीने तक होगा हायर एजुकेशन में। और जो हमारे कोर्स का जो लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें इसको रखा जाएगा। ये फैसिलिटी भी जो है इसमें दी गई है। एक जो बहुत बड़ा बदलाव जो है जो दिया गया है वो ये है कि यहाँ भी बच्चा आगम और निकास जब चाहे कोर्स से बाहर हो सकता है, जब चाहे कोर्स में पुनः प्रवेश ले सकता है। इसकी छूट यहाँ भी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति में जो एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वो ये है, नीति का लक्ष्य है 2035 तक कम से कम हमारे 50% युवा उच्च शिक्षा में पदार्पण कर जाएं। अभी यह प्रतिशत हमारा 27% ही है, जबकि किसी भी देश के विकास में छात्रों का उच्च शिक्षा में जाना अत्यंत आवश्यक है। और भारत जैसे देश के लिए तो और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारत को युवाओं का देश माना जाता है।
सर्वाधिक युवा यहाँ है, तो यहाँ तो उच्च शिक्षा में पदार्पण ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए नई शिक्षा नीति लक्ष्य लेकर चली है कि कम से कम 50% को तो वो उच्च शिक्षा में 2035 तक एनरोल करा ले। अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो एक हुआ है वो ये है कि अभी तक जो एक विषयक जो संस्थान हुआ करते थे उनको बहुविषयक बना दिया गया है। एक विषयक संस्थान हमारे थे, जैसे कि इंजीनियरिंग का संस्थान हो गया, हमारा एग्रीकल्चर का संस्थान हो गया, हमारा लॉ का संस्थान हो गया। लेकिन अब वो एक विषयक नहीं रहेंगे, उनको भी मानविकी, कला आदि जैसे अधिक से अधिक जितने भी विषयों का वहाँ समन्वय किया जा सकता है वो सारे विषय जो है वहाँ भी पढ़ाए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा की बात करते हैं। अभी तक क्या होता है, अभी तक की शिक्षा नीति में क्या होता है कि हम विश्वविद्यालय के अनुसार एडमिशन के लिए हम एंट्रेंस का एग्ज़ाम ले लेते हैं, हम कॉलेज के अनुसार भी ले लेते हैं, हम विभाग के अनुसार भी ले लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा समय की वेस्टेज होती है, बच्चों के पैसे की वेस्टेज होती है। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब पूरे देश में पूरे सभी विश्वविद्यालयों की एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, वो सांझी परीक्षा कहलाएगी। सभी की एक ही परीक्षा एक ही दिन में होगी, वो सांझी प्रवेश परीक्षा होगी और उससे बच्चों का समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। एक और जो बदलाव किया गया है वो ये है कि उच्च शिक्षा में अभी तक जो निजी संस्थान है मनमानी फीस वसूलते हैं। इसके लिए सरकार ने मैक्सिमम फीस को डिसाइड करके कैपिंग का प्रावधान कर दिया है। कैपिंग के प्रावधान का ये फायदा होगा कि कोई भी संस्थान मनमानी फीस जो है वो बच्चों से नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जो एक बड़ा बदलाव है जिसका कि बड़ा शोर भी मचा हुआ है कि अलग अलग नियम बन जाएंगे, सबके संस्थानों के अलग अलग हिसाब से चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हायर एजुकेशन में नियामक सबके लिए एक जैसे होंगे, चाहे वो शिक्षण संस्थान प्राइवेट है चाहे वो शिक्षण संस्थान सरकारी है, सभी में एक जैसे नियामक होंगे। एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसका नाम होगा उच्च शिक्षा आयोग। अभी जो वर्तमान में जो यूजीसी है या और भी यूजीसी के तरह के और अन्य निकाय हैं, उन सभी निकायों का विलय हो जाएगा उच्च शिक्षा आयोग में ही और वो ही सबको रेगुलेट करेगी। एक और बदलाव जो हुआ है, कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में उसको लेकर बड़ा शोर मचा हुआ है और बड़े आरोप हैं, शिक्षा को निजीकरण कर दिया, प्राइवेट बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। नई शिक्षा नीति स्वायत्तता की बात करती है, लेकिन साथियों निजीकरण और स्वायत्तता में जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा स्वायत्त होगी और शिक्षा का स्वायत्त होना बुरी बात नहीं है, बल्कि शिक्षा के हक की बात है। हमारी शिक्षा पहले भी स्वायत्त थी। मैकाले के आगमन से पहले हमारी शिक्षा राज्य के अधीन नहीं थी, एकदम स्वायत्त थी। फिर दूसरी बात यह है कि शिक्षा स्वायत्त हो या ना हो, शिक्षा का जो सीधा संबंध है वो शिक्षक से होता है और शिक्षक तो का जो उद्देश्य होता है वो चरित्र निर्माण करना है। हमारा शिक्षक अपनी ईमानदारी से अपने चरित्र निर्माण के, अपने मानव निर्माण के कार्य में लगा हुआ है, तो उसको इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्या लेना देना शिक्षा स्वायत्त है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नई नीति में जिस स्वायत्तता की बात की गई है उसमें भी प्रावधान यह है कि उन्हीं संस्थानों को स्वायत्तता दी जाएगी जो रेगुलेटरी बॉडी के नियमों का पालन करेंगी। यानी कि संस्थान स्वायत्त होंगे लेकिन उनके ऊपर जो नियामक लागू होंगे वो जो रेगुलेटरी बॉडी है उसी के होंगे। तो ऐसे में तो बल्कि शिक्षा में उल्टा ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। तो इस तरह की स्वायत्तता से तो हमें घबराना ही नहीं चाहिए, जिसमें ज़्यादा पारदर्शिता आए ऐसी शिक्षा का तो हमें, ऐसी स्वायत्तता का तो हमें स्वागत करना चाहिए। और धीरे धीरे करके ये स्वायत्तता आएगी, एकदम से सभी संस्थानों को स्वायत्त नहीं कर दिया जाएगा। जो संस्थान
ऐसा फील करेंगे कि वो सक्षम हैं स्वायत्तता के लिए और वो फॉर्म भरेंगे कि उन्हें स्वायत्तता चाहिए, तो उनको दी जाएगी और उनको जो है नियम शर्तें जो है उनके ऊपर लागू करके उनको स्वायत्तता दे दी जाएगी। उच्च शिक्षा में कुछ और परिवर्तन भी किए गए हैं। एक और बड़ा सुनने में यूनिवर्सिटीज में आ रहा है कि लोगों ने अफवाह फैलाई है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। इस नीति में आरक्षण की बात नहीं कही गई है। उठाने वाले कुछ ऐसे पॉइंट भी उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि इस नीति में आरक्षण को खत्म बिल्कुल नहीं किया गया है, बल्कि इस नीति में सोशियो इकोनॉमिक नाम से एक नया ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में SC, ST, OBC, किसान, पिछड़े वंचित वर्ग के लोग और गरीब तबके के लोग, ऐसे लोगों को शामिल करके एक ये ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप का उद्देश्य ये है कि इन सब लोगों को जो मैंने अभी गिनाए, जो इस ग्रुप में शामिल किए गए हैं, उनको विशेष वित्तीय सहायता देकर, विशेष उनको फैसिलिटीज देकर उनको और अपग्रेड किया जाए, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस तरह की बात शिक्षा नीति में की गई है, लेकिन आरक्षण को समाप्त करने की बात शिक्षा नीति में बिल्कुल भी नहीं की गई है। एक जो परिवर्तन किया गया है, जो एकदम नए परिवर्तन है, वो ये है कि अब एक परामर्श केंद्र भी सभी विश्वविद्यालयों में होंगे। वो परामर्श केंद्र इसलिए बनाए गए हैं, अभी हमारा शिक्षक 65 साल पे रिटायर हो जाता है और शिक्षक जो है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का उसका काम है, तो 65 साल का शिक्षक रिटायर होने लायक तो नहीं होता है, लेकिन हमारे सरकारी नियम ऐसे हैं कि उसको रिटायर होना सच में माना जाए तो तब तक उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, वो परिपक्व होता है। तो ऐसा ज्ञान और ऐसे परिपक्व अनुभव का फायदा क्यों ना छात्रों को हो। इसके लिए अब एक इस तरह के जो है वो परामर्श बैंक बनाए जाएंगे, जहां पर जो है सभी रिटायर्ड शिक्षकों को जोड़ा जाएगा और वो रिटायर्ड शिक्षक हमारे छात्रों को अपनी सेवाएं देंगे, अपने ज्ञान का जो बंटवारा है वो हमारे छात्रों के बीच में करेंगे। एक और व्यवस्था करी गई है एकेडमिक बैंक बनाने की। एकेडमिक बैंक में क्या होगा कि विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों को उससे जोड़ा जाएगा और जो हमारे छात्र, जो मैंने बात करी थी कि इंटर्नशिप में छात्र की अभिरुचि के शिक्षक के पास उसको भेजा जाएगा, तो इस तरह से अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी अभिरुचि के विशेषज्ञ शिक्षक से छात्र सीधा जुड़कर जो भी उनको जानकारी हासिल करनी है वो कर सकेंगे। एक और मंच बना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच। इस मंच से पूरा देश जुड़ेगा। इस मंच का फायदा ये होगा, जिसको भी जिस तरह की भी तकनीक की जानकारी चाहिए वो इस मंच से जुड़ जाएगा और वो इस तकनीक को हासिल कर लेगा। एक दूरस्थ शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया है, वो इसलिए ताकि देश के नौकरी पेशा लोग भी शिक्षा ले सकें। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहां शिक्षा की जो पहुंच है वो आसान नहीं है, तो इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऐसे स्थानों पर भी शिक्षा की पहुंच को आसान बनाया जा सके। एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का भी प्रावधान है, वो इसलिए ताकि देश में कोई निरक्षर ना रहे। यद्यपि वर्तमान शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है, अब वो कितनी एक्टिव है वो हम सब जानते हैं, लेकिन अब प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को भी एक्टिवली काम करने के निर्देश शिक्षा नीति में दिए गए हैं। एक आनंददायी योजना का प्रावधान भी है जो भारतीय भाषाओं से जुड़ी हुई है। उसमें यह है कि यदि छात्र के पास किसी एक या दो या तीन भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, पारंगत है, भारतीय भाषा में प्रवीण है, तो उसको उसकी अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा और उसको नौकरी में इसका लाभ होगा। नौकरी में इसको अतिरिक्त जो है लाभ उसको इसमें दे दिया जाएगा। इस प्रकार इतना सब कुछ शिक्षा में करने के बाद कोशिश है, नीति निर्माताओं की कोशिश है
कि हमारे देश का जो बेस्ट टैलेंट है वो हमारे देश में ही रहे, हमारे देश का जो बेस्ट टैलेंट है वो बाहर ना जाए। अभी तक क्या होता है, क्योंकि जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, दुनिया की मैपिंग में भारतीय शिक्षा को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, तो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे छात्र विदेश भागने की कोशिश में रहते हैं और वहां जाकर उनके ऊपर खर्च होने के लिए इस हिसाब से जितने छात्र पढ़ने विदेश जाते हैं 30-40 हजार करोड़ प्रति वर्ष, जो आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों के अनुसार 30-40 हजार करोड़ पैसा भी हमारा उन छात्रों के साथ विदेश चला जाता है जो छात्र हमारे विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं और वो हमारे बेस्ट टैलेंट होते हैं। एक तो हमारा पैसा भी बाहर चला गया, हमारा बेस्ट टैलेंट भी बाहर चला गया। लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नई शिक्षा नीति में जो है उसको वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप इसीलिए बनाया गया है कि हमारा जो बेस्ट टैलेंट है वो बाहर न जाए, वो अपने देश में ही रहकर पढ़े, अपने देश में ही कमाए, अपने देश में ही रहकर वो खर्च करे और जो बचत होती है अपने देश में ही रहकर वो पैसे की बचत भी करे और इस तरह से अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों का विकास करे। बल्कि यदि हमारा बेस्ट अटेंड बाहर जाता भी है तो उल्टे हमें कोशिश ये करनी है कि बाहर का भी बेस्ट अटेंड जो है वो हमारे पास आए। इस तरह की हमें कोशिश करने का शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है। एक और बात है जिसपे लोगों ने उंगली उठाई है कि 100 दुनिया की 100 जो टॉप में यूनिवर्सिटीज आती हैं उनके कैंपस खोलने की परमिशन हमने भारत में दी है। वो इसलिए दी है कि हमने जिन 100 यूनिवर्सिटीज को अपने कैंपस भारत में बनाने को कहा है, बदले में वो वहाँ 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की कैंपस भी बनेंगे। इससे क्या होगा, शिक्षा का आदान प्रदान होता रहेगा और शिक्षा का आदान प्रदान तो होना भी चाहिए, ज्ञान तो बांटने की ही चीज़ है। इससे कोई शिक्षा का निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं इस शिक्षा नीति में रखी गई हैं। अब नीति का इतना सारा, इतने भारी भरकम परिवर्तन करने के पीछे का उद्देश्य वो एक ही है, वो ये है किसी भी तरीके से भारत जो है वो नॉलेज का हब बन जाए। लेकिन भारत नॉलेज का हब तब बनेगा जब भारत के प्रत्येक बालक को शिक्षा मिलेगी, ज्ञान युक्त शिक्षा मिलेगी। ज्ञान युक्त शिक्षा कौन देगा? शिक्षक देगा। इसलिए शिक्षक का योग्य होना जरूरी है। तो नई नीति में शिक्षक के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षक हमारा योग्य होना चाहिए, इसलिए उसको प्रशिक्षण देने की जो प्रावधान है वो रखे गए हैं और उसको अब काम करने की ऐसी स्थितियां भी मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के फेरबदल किए गए हैं कि जहां हमारे शिक्षक को काम करने की ऐसी स्थितियां मिले कि वो अपने छात्र का तो विकास करे ही करे, लेकिन वो अपने आप को भी अपडेट करता रहे, अपने आप को भी कर्मठ बनाते रहे, अपने ज्ञान का भी वो अपने छात्रों के साथ साथ विकास करता रहे। ये सारी बातें होंगी तभी जो है भारत नॉलेज का हब बनेगा, क्योंकि शिक्षक ही देश को अच्छा नागरिक दे सकता है, शिक्षक ही देश को अच्छा छात्र दे सकता है, शिक्षक ही देश को अच्छा पेशेवर या उद्यमी दे सकता है और शिक्षक ही जो है वो संस्कार और सेवा भाव जो है वो छात्र के अंदर डाल सकता है। इसलिए शिक्षक का योग्य होना, चाहे वो स्कूल की शिक्षा है चाहे वो उच्च शिक्षा है, शिक्षक का योग्य होना अति आवश्यक है। इसीलिए आगे जो मैं बात करूंगी जब शिक्षक भर्ती की, तो उसमें इस बात को पहले नंबर पे रखा गया है कि हमारा शिक्षक योग्य होना चाहिए। नियुक्तियों में जो है अब जो शिक्षक नियुक्ति है वो योग्यता के आधार पर होंगी, कैमरे की निगरानी में होंगी। कैमरे की निगरानी में नियुक्ति होंगी, इस पर कुछ लोग बवाल खड़ा जरूर कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन इसका नुकसान नहीं, इसका लाभ ही होगा। जो साठगांठ करके अंदर चले जाते थे
और हमारा योग्य छात्र जो है वो रह जाता था। अब हमारे किसी योग्य छात्र या हमारे किसी योग्य अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होगा। तो कैमरे की निगरानी में यदि नियुक्तियां होती हैं तो इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। शिक्षकों की नियुक्तियां दो तरह की होंगी, एक गुणात्मक प्रतिभा के आधार पर और एक प्रशासनिक प्रतिभा के आधार पर। गुणात्मक प्रतिभा के आधार पर जो नियुक्तियां होंगी, पठन पाठन का काम वो शिक्षक करेंगे, और प्रशासनिक प्रतिभा के आधार पर जो होंगी, जैसे कि कॉलेज में प्रिंसिपल है, अभी कॉलेज का प्रिंसिपल क्लास भी लेता है, कॉलेज को प्रिंसिपल को अपना ध्यान केंद्रित केवल प्रशासन चलाने में करना होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे इस तरह की पोस्टें हैं कि जो प्रशासनिक काम कॉलेजों में किए कराए जाते हैं। तो इसीलिए शिक्षकों को इस तरह से बंटवारा कर दिया गया है। दो तरह की नियुक्तियां शिक्षकों की होंगी। नई शिक्षा नीति जिस दिन लागू होगी, चाहे वो 2021 में होती है, चाहे वो 2020 के एंड में होती है, उसके बाद जो लॉट आएगा, उसके बाद जो शिक्षक रखे जाएंगे, उन शिक्षकों में अब इस प्रावधान को नई नीति में समाप्त कर दिया गया है कि गेस्ट रख लीजिए या अडॉक रख लीजिए या कॉन्ट्रैक्ट पे रख लीजिए। अब सीधा शिक्षक जो है वो योग्य शिक्षक आएगा और सीधा वो परमानेंट होकर ही आएगा, यानी कि सारी की सारी फैकल्टी जो है वो नियमित होगी। जो साथी लंबे समय से अडॉक पढ़ा रहे हैं अभी कॉलेजों में, उन साथियों को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रावधान उन पर नहीं लागू होगा, क्योंकि वो तो अडॉक है या टेम्परेरी है, तो उनका तो परमानेंट होना ही होना है। जब भी इंटरव्यू होगा उनको परमानेंट करा ही जाएगा। जो कैमरे की निगरानी में जो मैं इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, वो भी जो हमारे पुराने शिक्षक अडॉक है, वो बात भी उन पर नहीं लागू होती है। ये बात तो जो नई फैकल्टी आएगी वहाँ ये बात जो है वो लागू होगी। इतनी सारी जो प्रमोशन जो होगी शिक्षक की, वो अभी तक होती थी कि अनुभव के आधार पर 5 साल हो गए, फिर 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, असिस्टेंट हो गए, फिर आप सीनियर असिस्टेंट हो गए, फिर आप एसोसिएट हो गए। लेकिन अब इस तरह की जो पदोन्नति है वो योग्यता के आधार पर होगी, अनुभव के आधार पर नहीं होगी। आपके सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर वो नियुक्ति नहीं होगी। जितने व्यापक लक्ष्यों की मैंने बात करी है शिक्षा नीति में, इन व्यापक लक्ष्यों को अंजाम देने के लिए पैसे की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। इसलिए नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% जो है वो रखा गया है। अभी तक जो 4.43% है शिक्षा पे जो खर्च होना है, लेकिन अब 6% की बात की गई है, 6% शिक्षा पे, क्योंकि जितने प्रावधान नए नए रख दिए गए हैं नई शिक्षा नीति में, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब मैं इम्प्लीमेंट के पॉइंट पर आती हूँ, क्रियान्वयन के पॉइंट पर आती हूँ। जो सबसे ज्वलंत विषय है कि नीति तो बन गई, कोई भी नीति कितनी भी अच्छी बन जाए, बहुत अच्छी हमारी नीति बनी है, लेकिन बात तब बनती है जब उसके इम्प्लीमेंटेशन में सुचारू रूप से सब कुछ ठीक हो जाए, और यह तभी हो पाएगा जब शिक्षकों के मन में नीति के प्रति समर्पण का भाव होगा। परंतु देश के शिक्षकों को इतनी अच्छी शिक्षा नीति के प्रति समर्पण का भाव दिखाना ही होगा। उन्हें राष्ट्र के हित के लिए यह सब करना ही होगा। क्रियान्वयन के लिए वैसे शिक्षा नीति में टाइमलाइन दी हुई है, कौन सा कोर्स कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, सब कुछ उसमें दिया गया है। पूरी टाइमलाइन दी हुई है, कब तक ये लागू होनी है। 2040 तक का टारगेट है। शुरुआत इसकी 2021 से ही हो जाएगी। हर साल कुछ ना कुछ नया नया इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों से भी बातचीत चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें मिल रहा है। इसी उद्देश्य से उन्होंने संबोधन शिक्षाविदों को दिया अपना, और उन्होंने कहा कि जिस भी राजनीतिक जरूरत
कोई पढ़ती है तो मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ और मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ। तो जब स्वयं प्रधानमंत्री जी का इस नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें सहयोग मिल रहा है तो अड़चन तो किसी भी प्रकार की हमें आनी भी नहीं चाहिए और आएगी भी नहीं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो सुचारू रूप से हो जाएगा क्योंकि शिक्षकों में भी समर्पण भाव रहेगा, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि शिक्षा मात्र आजीविका प्राप्त करने का साधन नहीं है, अपितु कर्तव्य पालन हेतु मानवीय आत्मा का प्रशिक्षण है। तो शिक्षकों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। उनको ये सोचना होगा केवल पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य पालन भी है। और ये सोच बदलनी होगी। यह सोच इसलिए भी बदलनी होगी कि जो भेड़चाल चली है, जो भेड़चाल शुरू हुई, हमारी नीति देर से शुरू हुई शिक्षा नीति में बदलाव देर से हुए, तो भेड़चाल चल गई कि सभी डॉक्टर बन जाएं, सभी इंजीनियर बन जाएं या फिर आईएएस बन जाएं। और केवल बच्चों में ऐसी होड़ नहीं लगी, हमारे जो अभिभावक हैं स्वयं उनकी सोच ऐसी बन गई। उनकी सोच ऐसी बन गई कि हमारा बच्चा केवल इन्हीं 3 कोर्सों में से कुछ लेकर वो बने, जबकि इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि बच्चे की अभिरुचि क्या है और समाज की जरूरत क्या है। लेकिन अब इस भेड़चाल से शिक्षा को बाहर निकाला गया है और अब जो विशेष महत्व दिया गया है वो बच्चे की अभिरुचि को दिया गया है, क्योंकि समाज की जरूरत केवल डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर या आईएएस ही नहीं है। समाज की जरूरतें तो बहुत व्यापक हैं। समाज को तो नेता भी अच्छा चाहिए, उद्यमी भी अच्छा चाहिए, लेखक, चिंतक, विचारक भी अच्छे चाहिए, ड्राइवर, कारपेंटर, मोची, धोबी सब अच्छे चाहिए। देश को तो हर व्यक्ति गुणवान चाहिए। तो इतनी सारी भूमिकाओं में डॉक्टर, इंजीनियर इतनी सभी भूमिकाओं में तो नहीं आ सकते। हर भूमिका के लिए अलग व्यक्ति चाहिए। तो इसलिए इस तरह की जो है रूपरेखा नई शिक्षा नीति की बनी है कि अब देश के युवाओं का समाज की जरूरतों के हिसाब से और युवा की अभिरुचि के हिसाब से अलग अलग शैलियों में उनका विकास हो, ताकि वो पारंगत होकर समाज की अलग अलग शैलियों में उपस्थित होकर जरूरतें सारी पूरी कर सकें। कुल मिलाकर जो है अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करें जिसके पास स्किल भी हो, जिसके पास प्रोफेशन भी हो, जिसके पास एथिक्स भी हो और जिसके पास अपीयरेंस भी हो। और इस शिक्षा नीति को आशीर्वाद मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो ये जरूर बहुत अच्छे तरीके से लागू होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में एक मेरी निजी खुशी की बात है, वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी। इस शिक्षा नीति का मसौदा 700 पेज का जब पिछले साल पब्लिक डोमेन में आया, तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ की संयोजिका होने के नाते और एक शिक्षिका होने के नाते मैंने दिल्ली एनसीआर के 38 वरिष्ठ शिक्षकों की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर 700 पेज के संपूर्ण मसौदे पर इसके प्रत्येक अध्याय को लेकर 23 अध्यायों पर लंबी लंबी बैठकें 23 बैठकें की और उन बैठकों में हमने चिंतन मनन अध्ययन के बाद जो सुझाव खोजे वो सुझाव इस नीति में शामिल कर लिए गए हैं। वो सुझाव उसी समय हमने एमएचआरडी और यूजीसी की मेल पर भेज दिए थे। जैसे जैसे सुझाव हम खोजते भेजते जाते थे और जब ये विजन डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया 29 जुलाई को और जब उस पर मैंने नज़र मारी तो मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हुई कि हमने जो सुझाव जो हैं वो सारे भेजे थे वो सारे इस शिक्षा नीति में शामिल कर लिए गए हैं, क्योंकि इस शिक्षा नीति को बड़े ही अच्छे ढंग से देश के युवाओं की
आशा आकांक्षाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसीलिए इसको अंतिम रूप देने से पहले इसको एक लोकतांत्रिक रूप दिया गया। उस लोकतांत्रिक रूप में इसको अंतिम रूप देने से पहले देश के प्रत्येक कोने कोने से राय ली गई, देश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति से राय ली गई, शिक्षकों से सुझाव मांगे गए, अभिभावकों से सुझाव मांगे गए, छात्रों से सुझाव मांगे गए, जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। इतना ही नहीं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से सुझाव मांगे गए, 6,600 ब्लॉक्स और 776 जिलों से सुझाव मांगे गए। और इतने व्यापक स्तर पर सुझाव और लोगों की राय लेने के बाद, उन पर व्यापक स्तर से विचार विमर्श करने के बाद देशवासियों के 2 लाख लगभग सुझावों को इसमें शामिल भी किया गया है। उन 2 लाख सुझावों में शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा भेजे गए सुझाव भी शामिल हैं। ऐसा देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने इतिहास को रचते हुए शिक्षा नीति के छोटे बड़े सभी पहलुओं पर शिक्षाविदों के साथ अपना संबोधन दिया और उन्होंने सबको उत्साहित कर दिया कि कोई इस शिक्षा नीति को पहले की तरह हल्के में न ले, इसको तो करना ही है। अगर कोई अड़चनें आती हैं तो हम सब मिलकर उन अड़चनों का सुधार करेंगे, लेकिन शिक्षा नीति तो लागू होनी ही है। तो ऐसे में ये शिक्षा नीति जल्द ही लागू होगी और हमारे सामने एक नया भारत जो है उसको प्रस्तुत करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ स्वदेशी जागरण मंच उत्तर पूर्वी का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और जिन्होंने मुझे सुनहरा अवसर दिया कि मैं अपनी बात नई शिक्षा नीति पर रख सकूं। धन्यवाद।